हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइजिंग केमिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन केमिस्ट्री दैट डिस्क्राइब हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के वीडियो में देखा था कि एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये एलिमेंट्स कंबाइन किस तरह से होते हैं, ये हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझाएंगे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में दिया था। एंटोनी लेवोजियर ने बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को मेजर किया था, जिसके अंदर उन्होंने पाया कि किसी भी रिएक्शन में मास के अंदर नेट चेंज नहीं होता है। मतलब कि अगर आप ए और बी इन दोनों को मिलाकर कोई प्रोडक्ट मिलती है सी, मान लीजिए हमने ए का 5 ग्राम लिया है और बी का लिया है 15 ग्राम, तो हमारा प्रोडक्ट 5 + 15 यानी कि 20 ग्राम मिलेगा। अगर हम नेट चेंज की बात करें तो हमारे पास रिएक्टेंट था 20 ग्राम और हमें प्रोडक्ट भी मिला है 20 ग्राम, यानी कि इसमें कोई भी नेट चेंज नहीं हुआ है। जो भी रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ है। इसी के ऊपर से एंटोनी लेवोजियर ने कहा कि मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि मैटर को आप क्रिएट भी नहीं कर पाओगे और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाओगे, लेकिन उसे रिएक्शंस की मदद से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, जो कि जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ कंपाउंड। यानी कि कंपाउंड का सोर्स जो भी हो, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सेम कंपाउंड के अंदर उसका परसेंटेज ऑफ मास सेम होगा। जैसे जोसेफ प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के ऊपर काम किया था। क्यूप्रिक कार्बोनेट यानी कि CuCO3। क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स है। तो उन्होंने 2 सैंपल ले लिए, एक था नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट और दूसरा था सिंथेटिक क्यूप्रिक कार्बोनेट। उसके अंदर इन्होंने 3 एलिमेंट्स जो कि हमने देखा कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, उसकी परसेंटेज ऑफ मास निकाली। तो उन्होंने पाया कि दोनों सैंपल्स में परसेंटेज ऑफ मास सिमिलर आती है। कॉपर की परसेंटेज ऑफ मास आती थी 51.35, कार्बन के लिए आती थी 9.74% और ऑक्सीजन के लिए 38.91%। अगर आपका कंपाउंड सेम है तो उसके अंदर एलिमेंट्स का परसेंटेज मास सेम होगा, फिर सोर्स चाहे जो भी हो। एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर का। मान लेते हैं ये नेचुरल वाटर है और एक और वाटर हमने लैब में सिंथेसाइज किया है। तो इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं, तो इनकी परसेंटेज ऑफ मास दोनों सैंपल के अंदर सिमिलर होगी। हाइड्रोजन की परसेंटेज मास होगी 11.11% और ऑक्सीजन की होगी 88.89%। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि जॉन डाल्टन ने दिया था। इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, यानी कि 2 एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं, द masses ऑफ एलिमेंट्स दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। यानी कि ये जो पूरा लॉ है वो कहना चाहता है कि अगर 2 एलिमेंट्स है और 2 एलिमेंट्स मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं, उसमें से एक एलिमेंट का अगर मास सिमिलर है दोनों रिएक्शंस में, तो दूसरे का मास का जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर होगा। एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब ये 2 एलिमेंट्स मिलकर वाटर भी बना सकते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो हमें 18 ग्राम वाटर मिलेगा। और अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो हमें 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हाइड्रोजन जो है वो उसका मास सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम और 32 ग्राम जो कि डिफरेंट है। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये होगा 16:32 में, और इसे हम और छोटा रेशियो कर सकते हैं 1:2 का। तो हमें रेशियो मिलता है 1:2 का, ऑक्सीजन का रेशियो। एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल सकती हैं। अगर हम 12 ग्राम कार्बन ले और 16 ग्राम ऑक्सीजन ले तो ये हमें मिलेगी
28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और अगर 12 ग्राम कार्बन लेकर उसके साथ रिएक्शन करवाए 32 ग्राम ऑक्सीजन की, तो हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और उसका वेट मिलेगा 44 ग्राम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी कार्बन है, कार्बन का जो वेट है वो सेम है, जबकि ऑक्सीजन का वेट डिफरेंट है। तो हम ऑक्सीजन का रेशियो निकाले तो निकल के आएगा 16:32, यानी कि पहले के जैसा ही 1:2 रेशियो निकल कर आएगा। तो ये जो भी रेशियो निकल कर आएगा वो स्मॉल होल नंबर होगा। अब चौथा लॉ है गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो कि गैल्यूसेक ने दिया था। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हेनेवर गैस कंबाइन और प्रोड्यूस, दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बेयर सिंपल होल नंबर रेशियो विथ ईच अदर। मतलब अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर को हमें चेंज नहीं करना है। व्हेनेवर गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस, अब ऐसे रिएक्शंस देखेंगे जिसमें गैसेस की रिएक्शन हो रही है या फिर वो गैसेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो भी गैस है उसका जो रेशियो हम देखेंगे तो वो रेशियो सिंपल होल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देते हैं, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो तो वो वाटर प्रोडक्ट मिलेगा। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और वाटर भी जो होगा वो गैसियस स्टेट में ही हमें मिलेगा रिएक्शन से। अब इसी रिएक्शन को हम केमिकल फॉर्मूला के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि 2H2 प्लस O2 इट्स कन्वर्ट इनटू 2H2O। अब इस रिएक्शन पे से हम कह सकते हैं कि दो वॉल्यूम हाइड्रोजन के दो वॉल्यूम और ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम कंबाइन कर दो वॉल्यूम हमें वाटर मिलेगा। अब मैं यहाँ पर वॉल्यूम शब्द लिख रहा हूँ, यानी कि ये लीटर में भी हो सकता है, मिलीलीटर में भी हो सकता है, या कोई और यूनिट में भी हो सकता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है 100 ml हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना होगा। अब इसका जो रेशियो निकाल कर देखे तो ये 2:1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन से आधा ऑक्सीजन होगा, यानी कि 50 ml अपना ऑक्सीजन होगा, और ये कंबाइन करके हमें वाटर कितना मिलेगा, तो जितना हाइड्रोजन है उतना ही वाटर मिलेगा, यानी कि 100 ml हमें वाटर मिलने वाला है। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर 2HCl प्रोड्यूस करती है, यानी कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट करके बनाएगी 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। अगर इसका रेशियो देखें तो ये होगा 1:2, यानी कि ये जो भी रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर होगा। यही था गैल्यूसेक का लॉ। नाउ फिफ्थ लॉ इज एवोगैड्रोज लॉ, जो कि दिया गया था लोरेंजो एवोगैड्रो के द्वारा 1811 में। एवोगैड्रो ने कहा था कि equal volume of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। यानी कि अगर आपके पास अलग अलग गैसेस भी है और वो इक्वल वॉल्यूम में है और टेम्परेचर और प्रेशर उसका सेम है, तो उसमें जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। यानी कि इस तरह से एवोगैड्रो ने मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच का एक तरह से डिफरेंस बताया है। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे हमने अभी एक रिएक्शन समझी कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन मिलकर और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलकर 2 वॉल्यूम वाटर जनरेट होगा। इसको हम फिगर के रूप में इस तरह से दिखा सकते हैं। ये 1 वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, ये 1 वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, और ये है 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का, यानी कि ये दो मिलाकर हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पर जो वाटर प्रोड्यूस होगा वो 2 वॉल्यूम होगा। अब मान लेते हैं कि 1 वॉल्यूम में यहाँ पर हमें दिया गया है 5 मॉलिक्यूल है, तो ये 1 वॉल्यूम में भी 5 मॉलिक्यूल्स ही होंगे, और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के अंदर भी 5 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। और अगर 2 वॉल्यूम H2O के देखें तो इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। एवोगैड्रो ने जो भी बात की थी वो हाइड्रोजन को एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिडर किया था, जिसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता था। लेकिन उस समय के जो साइंटिस्ट थे, जैसे डाल्टन और वो सब साइंटिस्ट हो गए, तो वो लोग मानते थे कि कभी भी सिमिलर एटम जो होगा वो कंबाइन नहीं कर पाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन
या फिर ये ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल्स गलत होंगे और इसी की वजह से एवोगैड्रो के काम को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन उसके बाद 1860 में एक साइंटिस्ट आए कैनिज़ारो, और उन्होंने जर्मनी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में एक स्केच प्रेजेंट किया था, और उसके बाद एवोगैड्रो को उनके काम के लिए इम्पोर्टेंस मिलने लगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप लर्निंग।